नेताओं को किस तरह से है ना मतलब दबाव बना करके उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कराया है। लोगों को भ्रमित करने के लिए किस तरह की ये अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। 200 करोड़ की पेनल्टी जो है ना अडानी की बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने माफ कर दिया। इस तरह की अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर आज लगी हुई है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी भी पूरे जोश में है और हमारे साथ हैं हरियाणा लीगल डिपार्टमेंट कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल जी। जुगाड़ी न्यूज में आपका स्वागत है खोवाल जी। थैंक यू साहब। मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि एडवोकेट खोवाल जी लगातार सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं और सामाजिक मुद्दों को समय समय पर उठाते रहते हैं। खोवाल साहब, अक्सर जो भाजपा ये कहती है कि खासकर जो अब लोकसभा का माहौल है कि अब भी कांग्रेस में फूट है, एक तरफ तो कुमारी शैलजा हैं और दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा और अन्य लोग हैं, तो आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? ऐसा है, देखो, जब कोई पार्टी सत्ता में होती है जी जी, तब उसका बिखराव या आपस का मन मुटाव वो दिखाई नहीं देता। जी जी जी, ये चीजें हमेशा रहती है और रहेगी, लेकिन इसका मायना ये नहीं होता कि वास्तव में मतलब उसका कोई नुकसान हो रहा है या कोई मतलब उनकी दूरियां इतनी हैं भी पार्टी में रह के भी वो मतलब वो सही ढंग से कोई पार्टी का नुकसान कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हर आदमी, वर्कर्स होते हैं, जैसे वर्कर की अपनी एक चाहत होती है अपने लीडर के प्रति। जी जी, हर आदमी किसी न किसी लीडर के साथ जुड़ा हुआ है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो जिस लीडर के साथ जुड़ा होगा तो नेचुरल है कि वो अपने लीडर की ये चाहेगा कि मेरा लीडर है ना वो शीर्ष पद पे जाए। जी जी, पर इसी वजह से ऐसा लगता है कि भाई ये इस तरह की आपस में जो है ना टकराव है या मनमुटाव है, ऐसा लगता है। मतलब आपकी नज़र में सब एकजुट हैं, इकट्ठे हैं? जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जैसे हरियाणा की 10 लोकसभा सीट हैं, तो उनको लेकर क्या रणनीति देखते हैं कांग्रेस की आप? ऐसे देखो, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी 10 के 10 कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। जी, और सब लोग इस बात को देख रहे हैं, बड़ी चर्चा भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैंडिडेट बीजेपी के, आरएसएस के, संघ के या बीजेपी से जुड़े हुए उनको उम्मीदवार नहीं मिले हैं। उनमें से 6 कैंडिडेट जो उन्होंने उतारे हैं वो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। और कुछ कांग्रेसियों को तो मैं बताऊं कि बड़ी हैरानी की बात होगी कि ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके और इनकम टैक्स का डर दिखा करके उनको पार्टी में शामिल करवाया गया है। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से कितने बड़े घोटाले पहले किस तरह से मतलब सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कहा कि ये हमारा फला नेता कोयला घोटाले में फंसा हुआ है, ये फला घोटाला इसके खिलाफ ईडी है, इसके पास असेट्स इतने ज्यादा हैं कि इसके ऊपर ईडी का पूरा दबाव था। उन नेताओं को किस तरह से है ना मतलब दबाव बना करके उन्होंने बीजेपी में ज्वाइन कराया है। आजकल तो आम आदमी जानता है कि किस तरह से वो एक वॉशिंग मशीन जो उन्होंने लगाई हुई है कि किसी भी भ्रष्ट नेता को भी अपनी पार्टी में शामिल करवाओ और उसको वॉशिंग मशीन में से निकालो और उसको बिल्कुल साफ सुथरा उसकी छवि को दिखा दो। और ये सारा क्यों हो रहा है? क्योंकि मीडिया जो है ना आज इतना प्रेशर में है, इतना दबाव में है। मीडिया तंत्र जो है उसको सारे को एक पर्टिकुलर एक आदमी के हाथों में वो चला गया है। इस वजह से भी पब्लिक में वो सही बात नहीं जा पाती है। वॉशिंग मशीन में जाने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये ठीक ही होगा, ऐसा भ्रमित लोगों को किया जा रहा है। जी जी, जैसे आप हिसार में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं तो देखने सुनने में आया है कि काफ़ी इस पे मंथन हो रहा है कि आखिर किसको उतारा जाए कांग्रेस पार्टी से हिसार लोकसभा सीट से। ऐसा है, हिसार लोकसभा सीट जो है ना उस पर इसलिए भी थोड़ी चर्चा ज़्यादा है कि पार्टी जो है ना, शीर्ष नेतृत्व जो है ना वो हर तरह से, वो हर एंगल से इसके ऊपर सोच रहा है। कास्ट के एंगल से भी देख रहा है, वो हर तरीके से मतलब किस आदमी को उसका वजूद भी हो। कास्ट भी देखो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है देश के अंदर, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी यूं कहे नहीं कास्ट नहीं, क्यों नहीं भाई, ये तो संवैधानिक चीज है, कास्ट से हमारा एक ऐसा सिस्टम है। तो इस वजह से भी है ना उस सिनेरियो के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी सोच रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जात पात की राजनीति, केवल पॉलिटिकल वेंडेटा को
जी। सिर्फ बेनिफिट उठाने के लिए वो सिर्फ करती है, अदरवाइज वो किसी भी वर्ग के लिए हितैषी नहीं है। सभी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खोल साहब, जैसे कि कुमारी शैलजा ने कई वक्तव्यों में स्पष्ट भी किया है कि वो विधानसभा चुनाव में रुचि रखती हैं, लेकिन जहां तक पता लगा है या राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि हाईकमान का दबाव है कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए। तो आपकी नज़र में ये कितनी बात सही है? ऐसा है, ये दबाव नहीं होता है, एक लीडर की अपनी एक पहचान होती है। जी जी। कुमारी सैलजा ने भी पब्लिक का व्यू देखते हुए अभी कांग्रेस संदेश यात्रा जो निकाली, हजारों लोग जी। सड़कों पे 5-5 घंटे इतनी कड़कती सर्दी में जो खड़े थे, उनकी भावनाएं थी कि कुमारी सैलजा जो है ना हमारे देश का नेतृत्व करे, हमारे हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व करे, वो यहाँ की मुखिया, यहाँ की मुख्यमंत्री बने। उस बात को मद्देनजर रखते हुए कुमारी सैलजा ने इच्छा जताई है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि कुमारी सैलजा को अगर पार्लियामेंट में उतारा जाए तो ये पार्लियामेंट की सीट भी बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेगी। विधानसभा की तो है ही है, लेकिन पार्टी ऐसा सोच रही है, इसीलिए कुमारी सैलजा जी ने कहा है कि मेरा मन विधानसभा का चुनाव लड़ने का है, परंतु हाईकमान अगर मुझे कहेगा मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है तो मैं बड़ी खुशी से लड़ूंगी, मैं इनकार नहीं करूंगी। जी। ये मैं क्लियर कर दूं आपको, वो इनकार नहीं करती। हाईकमान के आदेश कुमारी सैलजा के लिए सर्वोपरि होते हैं। तो ख्वाल साहब, जैसे कि अभी भाजपा दावा कर रही है इस बार 400 पार, तो आपको इस बात में कितना दम लगता है? ऐसा है, देखो सबसे पहले तो है ना ये अपने गिरेबान में देख ले कि ये 400 पार की जो बात कर रहे हैं, अब जो पिछले चुनाव में जिस तरह से उनको ये मिला था, जो बहुमत मिला था, आप क्या समझते हो कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे आज बीजेपी सरकार है? जी। क्या वो 10 की बजाय, मतलब 400 करने के लिए 10 की बजाय वो 15 सीटों पे जीतेंगे हरियाणा में? ऐसा तो संभव है ही नहीं। क्या आप, अगर मैं बात करूं राजस्थान में सारी की सारी सीटों पे बीजेपी सरकार की वहां पे है, क्या वो वहां भी, क्या वहां 50 सीटों का मतलब प्रीसिमन का अपने आप मन में कर लिया कि वहां भी वो आंकड़ा बढ़ा देगी? वो हमें समझ नहीं आता कि लोगों को भ्रमित करने के लिए किस तरह की ये अनर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, किस तरह से भ्रमित करते हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो आज ये अघोषित इमरजेंसी का माहौल बना हुआ है। जी। आज जो हिंदुस्तान के अंदर किस तरह की डिक्टेटरशिप जो आज बनी हुई है, एक फिल्म आई थी, मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा कि डिक्टेटर मूवी के नाम से, और उसके एक हीरो थे अलादीन, वो डिक्टेटर का रोल कर रहे थे। वो खुद बता रहे थे जब किसी देश में डिक्टेटरशिप हावी होने लगती है तो लोगों को ऐसे लगता है, वो डिक्टेटरशिप ऐसे चलती है कि लोग यूं समझते हैं, लोगों को समझ नहीं आता भी ये देश है ना डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। उनको समझ नहीं आएगा क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ऐसी होती है, लोगों को ऐसे मीठा 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 लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल एकदम से ना पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं ये बताऊं आप लोगों को कि आज अगर देखा जाए तो मैं अभी बता रहा था, ये देखो कि हिंदुस्तान में है ना, अगर मैं बात करूं तो गुजरात का मॉडल है ना यहाँ पेश करते हैं। जी। वहां 900 सरकारी स्कूल है गुजरात के अंदर, जिनके अंदर सिंगल टीचर है। जी। अब उन स्कूलों का क्या होगा? अगर आप देखें कि इंडिया की जो रैंक है 111 रैंक है 125 रैंक में से, हंगर इंडेक्स अगर देखा जाए तो, लेकिन वाई लूटी जा रही है। आज अगर हम और अगर बात करें तो 200 करोड़ की पेनल्टी जो है ना अडानी की, बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने माफ कर दिया। जिस अडानी को हम बार बार कह रहे हैं कि उसकी अथाह संपत्ति, इतना उसने धन इकट्ठा कर लिया देश का, हमारे गरीब तो गरीब होते जा रहे हैं, हमारी गरीबी रेखा तो बढ़ती जा रही है। देश के 80 करोड़ लोगों को हमारे मोदी जी फ्री अनाज देते हैं और यूं कहते हैं कि हम विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है, हमारी गरीबी रेखा से हम बाहर आ रहे हैं। आप देखें जब कांग्रेस की सरकार थी तब देखें उसमें गरीबी कितनी थी और आज देखिए गरीबी कितनी है। आप इस तरह की बातें तो ना कहें। 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त नाज बांट करके फिर भी आप ये कहते हो कि हमारा देश विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि देश के हालात ऐसे होने वाले हैं इस 10 साल के अंदर। आज इंजीनियरिंग करके
एक कोई बच्चा है, जी। एक डॉक्टर का बन के एक बच्चा है, कोई अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके कोई बच्चा है, वो 10-10 5-5 हजार की नौकरी के लिए सड़कों पे है ना चक्कर काट रहा है। और छोटे उद्योग धंधे इतने मतलब मिनिमाइज हो गए हैं, इतने कम हो गए हैं, सिर्फ गिने चुने लोगों के हाथ में पूरे देश की जो संपत्ति है, जो अथाह जो हमारा देश का जो धन है, वो उन लोगों के हाथ में चला गया है। इससे क्या होगा, आने वाला समय जो होगा ना, जी। सब लोग भूल जाएंगे फैक्ट्रियां लगाना, सब लोग भूल जाएंगे अपने पर्सनल उद्योग धंधे करना। वो सिर्फ 5-5 10-10 हजार की नौकरियों के लिए ये बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके पीछे घूमते हुए दिखाई देंगे। जो आज से पहले यानी 10 साल से पहले जो लोग एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अपने आप को वो यूं कहता था मैंने पता नहीं क्या हासिल कर लिया, ये आज देश के हालात होने वाले हैं। इस तरह की अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर आज लगी हुई है, एक के बाद एक झूठ बोला जा रहा है। अगर हम देखें तो क्योंकि देश का मीडिया भी है ना आज बहुत मतलब उस हालात में है, इतने प्रेशर में है कि कुछ लोग बेचारे जो मीडिया के जो हैं, जो सही बात को बाहर लेके आना चाहते हैं, पब्लिक में वो उस बात को उजागर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ किस तरह के सरकार जो है ना षड्यंत्र रच करके उनको किस तरह से अंदर कर रही है, किस तरह से हमारे पढ़े लिखे लोगों को जो कोई भी मान लो कोई अच्छी बात कोई आगे लाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कैसे रेड डलवाई जाती है, ये सब चश्मा आज सामने है, देश के सामने है। खोवाल जी, मतलब काफ़ी लोग हमसे मिलते हैं, बातचीत होती है, सभी का मतलब एक प्रश्न, सामूहिक प्रश्न है, संयुक्त प्रश्न है कि देश में महंगाई और भ्रष्टाचार पर कैसे लगाम लग सकती है, मतलब पूछती है जनता। ये ऐसा है जी, देखो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और इन्होंने कहा था कि हम गरीबी मिटा देंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ मूल से हम खत्म कर देंगे जी। और काला धन जो विदेशों में पड़ा है वो हम लेकर के आएंगे। और किस तरह से इन्होंने एक एक करके इन्होंने लोगों को भ्रमित किया भी। जैसे कि जब 2014 में इनकी सरकार आई तो सबसे पहले ये नोटबंदी का एक फरमान इन्होंने जारी किया जी। और उससे क्या इन्होंने पब्लिक में एक मैसेज छोड़ा कि इससे क्या होगा कि काला धन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाए, क्योंकि नकली करेंसी से जो है ना वो इससे है ना आतंकवाद पनपता है। आज आप देख सकते हो आतंकवाद का क्या हाल है और किस आप रेशो आप देख सकते हो कि क्या काला धन देश में आया, क्या आप मान सकते हो, इस बात को देख सकते हो आप कि क्या आतंकवाद खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, उल्टा और ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम काला धन लेकर के आएंगे, काला धन लाए तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पर इन्होंने किस तरह से देश को लूटा, किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति उन पे प्रेशर बनाकर उनकी ईडी की रेड डलवा कर उनसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदवा करके और किस तरह से अपना ये जो बीजेपी का जो है ना अपना कोष भरने का जो काम किया। अदरवाइज अन्यथा वो प्राइवेट कॉर्पोरेट से उनको अगर मान लो कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उससे महंगाई कम होती है, उनको कहा जाता, उनसे ये कहा जाता कि आप अपना ये ठीक करें, आप रेट सही करें, इसमें आप अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करें, आप सही मटेरियल बनाएं। आप देखोगे रेमडेसिविर जो मेडिसिन थी, उस मेडिसिन के साथ भी कितना बड़ा हमारे साथ धोखा किया। आज लोग आज मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। उसका रीजन भी यही है कि किस तरह से मोदी जी ने उस कंपनी का उद्घाटन किया और उस कंपनी के अब जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब हमें पता चले कि कितने करोड़ों रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो सरकार इनको बीजेपी को उन्होंने दिए, और वो जो नकली दवाइयां ही कहूंगा मैं तो उनको, क्योंकि वो लो क्वालिटी की थी वो और वो कम रेट की थी, वो उस कम रेट की दवाई को उन्होंने लोगों को लूटने के लिए 4-4 5-5 गुना उसका रेट पैसे लेकर के ना आम जनता को लूटने का काम किया। ये हालात आज देश के बने हुए हैं। कहाँ गया वो काला धन? आ गया। क्या नोटबंदी वाला जो उनका फैसला था वो सही था? क्या कोरोना महामारी के टाइम देश में, कोरोना महामारी के टाइम जब देश तड़फ रहा था, उनको हॉस्पिटलों में जगह नहीं मिल रही थी, लोग रोड पे वेट कर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे थे, उस हालात में हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप है ना ताली और थाली बजाओ और आप टॉर्च जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, ये कोरोना भाग जाएगा। उस समय वर्ल्ड में जो कि विकसित देश है, जो कि साइंस पे चलते हैं जी। और हमारा देश भी जो साइंस की ओर बढ़ रहा था, उसकी रफ्तार को रोकने के लिए मोदी जी ने कहा कि ताली थाली बजाओ, ये कोरोना रुक जाएगा। इससे विदेशों में हमारे देश की बहुत इंसल्ट हुई और वहां उन्होंने कहा कि एक देश ऐसा भी है जो कि आज साइंस के जमाने में भी अंधविश्वास की बातें करता है कि ताली थाली बजवा करके वो कोरोना को भगाने की बात करता है। ऐसा देश हमारा था, ऐसा हमारा सुंदर देश था। हमारे योद्धाओं ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे
कांग्रेस के योद्धाओं ने, जो कि कांग्रेस पार्टी है जिनका एक इतिहास है कि उन्होंने देश की आजादी में कितना बड़ा उनका योगदान रहा, आरएसएस का और संघ का इतिहास सब लोग जानते हैं, उनका आजादी के इतिहास में क्या उनका योगदान था और क्या नहीं था, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इसी वजह से आज ये आईपीसी सीआरपीसी को बदलने की बात करते हैं, आज ये कानून को बदलने की बात करते हैं। कुछ तो मैं हैरानी की बात तब होती है, हमें हैरानी जब होती है कि जब इनके पार्लियामेंट लेवल के लोग जब यूं कहते हैं कि हम आगे चुनाव भी कराने की जरूरत ना पड़ेगी, हम संविधान को बदल देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सुंदर ऐसा संविधान दिया था जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से आगे बढ़ने का एक अधिकार दिया गया था। उसी अधिकार के तहत आज हम ये सब लोग आज सुख की सांस ले रहे हैं और हम भी बराबरी में खड़ा होने का एक मादा रखते हैं। गरीब आदमी भी आज है ना अपनी आवाज को यूं कहता है कि लेकिन बीजेपी सरकार ने किस तरह से आज गरीब आदमी की और प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, ये सब लोग जानते हैं। और मैं ये एक बात और आपको कह देना चाहता हूं कि अगर ये ऐसा ही चला और फिर अगर भ्रमित करके, वैसे तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, फिर भी अगर कोई ऐसा लोगों को भ्रमित करने का काम किया तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रजातंत्र का ऐसा खिलवाड़ होगा, ये इस देश की जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको ऐसे मरा हुआ कर देंगे कि लोगों को समझ नहीं आएगा। दिखने में तो ये लगेगा कि हाँ हमारे ये प्रजातंत्र देश है, हमारा यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, पर होगा ये कि हम एक गुलामी की तरह यहाँ जिएंगे और बिल्कुल हमारा संविधान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हालात होने पड़े। खोवाल जी, रोजगार और जो शिक्षा है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तो आपकी नजर में मतलब किस तरह से हर इंसान को रोजगार और हर बच्चे को शिक्षा मिल सकती है, पूछती है जनता। ये 2014 में मोदी जी जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ लोगों को तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी, परंतु नौकरियां तो नहीं मिली। पर 30 लाख सरकारी पद आज भी खाली पड़े हैं जिनकी जरूरत है भरने की। ये आंकड़े बोल रहे सरकार के, वो 30 लाख नौकरियां भी नहीं भरी गई। आप तो रोजगार की बात कर रहे हो कि रोजगार तो ऐसे एक एक करके खत्म किए जा रहे हैं। कौशल रोजगार के एक नया वो बनाया उन्होंने, उसमें एक बेचारे गरीब लोगों का शोषण किया जाता है। अभी जो अग्निवीर योजना जो चलाई, कल ही हम देख रहे थे हमारे वित्त मंत्री का या किसका एक अभी बयान आया था, डिफेंस मिनिस्टर का भी शायद बयान था कि हम अग्निवीर में भी कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि उसके परिणाम जो कि कांग्रेस पार्टी हमारे राहुल गांधी जी पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि अग्निवीर जो है ना एक ऐसी एक योजना लेकर के आए, ये देश, इससे हमारे देश को खतरा होगा, इससे हमारी सेना कमजोर होगी, इससे आने वाला समय अगर मान लो हमें किसी देश से युद्ध करना पड़ेगा तो इससे हमारा देश कमजोर होगा, हमारी सेनाएं, इस चीज से हमें बहुत बड़ा हमारे साथ धोखा होने वाला है। वो बात आज इलेक्शन के टाइम भारतीय जनता पार्टी को याद आ रही है। मैं कल ही एक बयान देख रहा था हमारे रक्षा मंत्री का कि वो धीरे धीरे वो उस बात को पलटने लगे कि हम अग्निवीर योजना में भी कुछ चेंज करेंगे। ये हालात आज देश के। राहुल गांधी जी तो जब कोई ये योजना लेकर के आते हैं उससे पहले ही वो आगाह करते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, ये गलत होगा। उस समय तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वही बात वो उसी बात पे भारतीय जनता पार्टी आकर के खड़ी हो जाती है, उसी बात को मानती है। जी। हमारे साथ लाल बहादुर खोवाल जी ने बड़ी ही बेबाक ढंग से अपनी राय रखी है, विचार रखे हैं। देखते रहिए जुगाड़ी न्यूज।